नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। बात मिडिल ईस्ट की, तनाव की। मिडिल ईस्ट का सीज फायर शांति नहीं, सिर्फ एक विराम है और इस दौरान वार्ता हुई जो रही बेनतीजा। उसके बाद लगातार जंग भड़कने की आशंका बढ़ती हुई नजर आती है और जंग भड़क रही है। अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं और जिस रूप में अभी हालात जारी हैं उसको लेकर आप ये मान के चलिए कि अभी ये तनाव और बढ़ेगा, इसकी गति लगातार बढ़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव जारी है, दोनों पक्षों के बीच में। जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब बातचीत फेल हुई तो उसके बाद में तनाव आ चुका है चरम पर और अब तो लगातार ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका पर बड़े आरोप, कह रहे हैं कि जानबूझ के नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई भी करनी होगी। जो नुकसान पहुंचाया है उसका मुआवजा भी देना होगा अमेरिका को। यह बड़ी मांगे अब लगातार की जा रही हैं ईरान की तरफ से। इतना ही नहीं, अब जिस तरह से ये बातचीत फेल रही, या ये कहा जाए ये वाली बातचीत भी फेल रही जो इस्लामाबाद में हुई, ईरान और अमेरिका भले ही मेज पर आ गए, लेकिन ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार, ना ईरान झुकने को तैयार। इसी वजह से बातचीत हो गई फेल और तनाव और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ गया। लेकिन अब उम्मीद जाग रही है एक बार फिर, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों की तरफ से अब ये उम्मीद जताई गई है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत की गई है और बातचीत के जरिए समाधान ढूंढने की बात एक बार फिर से दोहराई जा रही है। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में जो कोशिशें की जा रही हैं वो रंग लाएंगी भी या नहीं। और तीसरी तस्वीर, हॉर्मुज पर रार अभी भी जारी है। अमेरिका लगा रहा है नाकेबंदी, लेकिन ईरान कह रहा है कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा है। और यही वजह है कि ईरान अपने तमाम साथियों को, जो उसके अपने हैं, जिन साथियों से उसका प्रेम है, अपना लगाव है, या जो उसको लगातार प्रोटेक्शन देते रहे, उनके जहाजों को अनुमति दे रहा है, जिसमें एक बड़ा नाम है चाइना। अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद चीन के कई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और इस वजह से अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका ने सीधे चाइना पर भी निशाना साध दिया और कह दिया कि आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब इस पूरे मिडिल ईस्ट की जंग का नया ध्रुव बनता हुआ नजर आता है। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में अभी फिलहाल स्थिरता आएगी या फिर और तेजी से तूफान उठता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस तरह से आक्रमण में अभी तमाम तस्वीरें हैं उसकी शुरुआत करते हैं। बात करेंगे बड़ी खबर की, वॉर ब्रेकिंग के साथ में शुरुआत आक्रमण की। बड़ी खबर, यूएस ईरान में बातचीत का अगला राउंड जल्द ही हो सकता है। जी हां, ट्रंप के चीन दौरे से अब उसके पहले ही डील हो सकती है, जानकारी है। बैठक में शामिल हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आगामी वक्त में जल्द ही जाने वाले हैं चाइना, दौरा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा सिर्फ अमेरिका और चाइना के लिए नहीं, मिडिल ईस्ट के लिए भी बहुत उम्मीदों वाला है। जनता उम्मीद से देख रही है, लेकिन ईरान अभी भी डटा हुआ है, कह रहा है कि हमारी शर्तें वही हैं जो पहले थी, अमेरिका की शर्तों पर हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन जवाब बार बार यही आता रहा है कि ईरान को तो झुका कर रहेंगे। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया काम आएगा? अब ये समझिए, माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है चीन का, उससे पहले बात बन सकती है, डील हो सकती है, बैठक की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति यानी मसूद पेज़ेश्कियान भी शामिल हो सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज पर नाकेबंदी से जुड़ी हुई। हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर बड़ी खबर है। हॉर्मुज, अब जो जहाज पार कर रहे थे उन पर तमाम पाबंदियां लगाने की कोशिश थी। हॉर्मुज पार कर चुके जहाजों को अब अमेरिका लौटा रहा है। ईरानी बंदरगाह से आने वाले जो तमाम जहाज हैं उन्हें लौटाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो है, ये वीडियो हम आपको दिखा रखे हैं किस रूप में। देखिए, ये एआई जनरेटेड वीडियो है और उसमें बाकायदा आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए जैसे ही गल्फ ऑफ ओमान की तरफ आगे बढ़ते हैं कई जहाज, उन्हें यहां से वापस लौटा दिया जाता है। कहां
यहां से यूएई के टेरिटरी को क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ओमानी टेरिटरी को क्रॉस करेंगे, उसके बाद में अमेरिका की तरफ से जो घेराबंदी की गई है उन जहाजों को वापस उसी रास्ते पर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। ओमान की खाड़ी से जहाजों को वापस लौटा रहा है यूएस। यूएई से लगातार चीन की जो टैंकर्स हैं उनको वापस लौटाने की खबरें हैं। चीनी जहाज रिच स्टारी को यूएस ने वापस लौटाया। ये कहा जाए कि अमेरिका की साख की बात है, अमेरिका का ईगो हर्ट हो चुका है जिस तरह से चाइना के जो जहाज है वो पार कर चुके हैं। और ये देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट को, वो सेफ पैसेज को क्रॉस करके, बाकायदा जो सेफ पैसेज क्रिएट किया गया उस सेफ पैसेज को क्रॉस जैसे ही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जहाज, उन्हें अमेरिका की तरफ से वापस लौटाया जा रहा है। यानी कि कहा जाए कि दोनों तरफ से नाकेबंदी है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए जल्दी से। पोप लियो पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पोप को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ईरान में 42,000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दरअसल पोप लियो की तरफ से लगातार जैसे ही ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए, ईरान में जो कार्रवाई की गई उसका विरोध किया गया था। पोप लियो की तरफ से कहा गया था कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसे रुकना चाहिए, कई मासूम लोग उसकी जद में आ रखे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पोप लियो की जो नीतियां हैं वो अमेरिका की नीतियों से मेल नहीं खाती। पोप लियो को लेकर कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो विवादास्पद के साथ साथ आपत्तिजनक था और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद में उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। अब जो लियो और पोप के जो तमाम समर्थक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो नाराज हो गए। पोप लियो कैथोलिक हैं और उनके इस तरह से उनके खिलाफ ये शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद में नाराजगी थी। नाराजगी का एक ये अंजाम भी नजर आया कि कई देशों ने अब डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बना ली है, उनकी नीतियों से दूरी बना ली है और उन्हें झटके दे रखे हैं। चलिए, जो तमाम परिस्थितियां हैं उन तमाम परिस्थितियों पर बात करेंगे, आखिर किस तरह के हालात हैं। खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा शुरू करूं लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूं। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट का धुरंधर बन रहा है अब चीन। जी हां, चीन अब ग्लोबल पावर का एपिक सेंटर बनता हुआ नजर आता है। रूस और ईरान के विदेश मंत्री अब चीन पहुंचे हैं, जानकारी सामने आ रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री भी चीन में मौजूद हैं। पेजिशियन और ट्रंप से बातचीत हुई है, इमैनुअल मैक्रो ने कहा है, और बातचीत दोबारा शुरू करने पर एक बार फिर से विचार किया जा सकता है। ये बात इमैनुअल मैक्रो की तरफ से कही गई है, यानी कि कहा जाए कि शांति वार्ता के लिए पहल अब फ्रांस की तरफ से भी की जा रही है। तो क्या और चीन में एक तरह से तमाम मुलाकातें हो रही हैं। आगामी वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा है। चीन अब ग्लोबल मास्टर बनने वाला है क्या? ये सुपर पावर का तमगा क्या वो लेने वाला है? ये वो तमाम सवाल लोगों के जहन में। जल्दी से मैं एक्सपर्ट्स की राय ले लेती हूँ इस पर। झा सर, क्विक रिएक्शन, जरा ये बताइए कि आखिर क्या अभी भी उम्मीद नजर आती है इमैनुअल मैक्रो का ये बयान कि जल्द ही मुलाकात हो सकती है, शांति वार्ता के लिए दोबारा पहल की जानी चाहिए? उम्मीद अभी भी बाकी है सर? में ना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चीन पहले भी वार्ता करवा चुका है अलग वारिंग पार्टी की। आपको याद होगा यमन में कत्लेआम चल रहा था, फिर यमन को और सऊदी के बीच में जो ये कत्लेआम चल रहा था जिसमें परोक्ष रूप से ईरान भी इन्वॉल्व था, इसकी उन्होंने सुलह करवाई थी। और आज के दिन में देख रहे हैं कि वो जो सुलह करवाया था वो अभी भी होल्ड कर रहा है सालों बाद। तो चीन ये पहले करा चुका है और वो भी मिडिल ईस्ट के वायरिंग ग्रुप्स के साथ में। तो ये उसने पहले करवाया हुआ है। और दूसरा ये याद रहे कि चीन ही एक ऐसा देश है अभी पूरे विश्व में जिसका इन्फ्लुएंस ईरान पे, मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, मैं मित्रता की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका इन्फ्लुएंस ईरान पे भी है और उसका इन्फ्लुएंस यूएसए पे भी है। तो अगर कुछ कंसेशन देने के लिए चीन अगर इंसिस्ट करता है तो हो सकता है कि दोनों कंट्री को ये मानना पड़े। और वहीं पे आके चीजें रुकी हुई जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे, अभी जो वार्ता जो फेल हुई है इस्लामाबाद में, उसमें था यूरेनियम एनरिचमेंट, हॉर्मुज, डिफ्रीजिंग ऑफ द ईरानियन एसेट्स, कॉम्पनसेशन और लेबनान का मुद्दा। तो ये 5 पॉइंट थे। इसमें कहीं न कहीं कंसेशंस के लिए चीन प्रेस कर सकता है। और दोनों पार्टी, आप इसराइल को छोड़ दीजिए, इसराइल तो इस वार्ता से अलग है, लेकिन अमेरिका और ईरान
दोनों कुछ मुद्दों पे जरूर सहमत हो सकते हैं, और अहम असहमति रहने के बावजूद। इसलिए ये बहुत पॉसिबिलिटी है। और आज के दिन में फिर से मैं दोहराता हूं, चीन ही एक ऐसा क्रेडिबल नेशन है जिसका जिसका प्रभाव दोनों देशों पे है, और वो कंसेशन देने के लिए वो शायद दबाव भी डाल सकते हैं दोनों देशों पे। नहीं ना। ठीक है सर, देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जल्दी से एक वो वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो जहाज वापस लौटाए जा रखे हैं लगातार। यही सवाल यूके देवनाथ जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि इसके पहले जब खबरें सामने आई थी कि अमेरिका की नाक के नीचे से चाइना की जहाज पार कर गए हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट, अमेरिका का तो ईगो हट हो गया कि वो एक तरफ नाकेबंदी कर रहा है, अरबों करोड़ों के यहाँ पर अपने जो युद्धपोत है उनकी तैनाती कर रहा है और लगातार धमकी दे रहा है, उसकी धमकी को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। नैना जी देखिए, अमेरिका ने कहा है कि वो ब्लॉकेट करेगा। जब वो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट करेगा तो कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस तो आ ही जाती हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के नेवी का कोई शिप है नहीं, क्योंकि अगर वो वहां जाते हैं तो ईरान के पास तो जमीन से फायर करने वाली एंटी शिप मिसाइल हैं, उनकी जद्दोजहद में आ जाते हैं। डिस्टेंस मात्र 100 या 150 किलोमीटर है। तो वो अमेरिका क्या कर रहा है, अपनी जो नेवी की उन्होंने 15 शिप्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि अरब सागर में है, उत्तरी अरब सागर में है और ओमान की खाड़ी में है। तो अमेरिका की जो नेवी है उसका ध्येय ये है कि अगर कोई जहाज निकलता है तो उस अगर में कौन सा जहाज, सिर्फ वही जहाज जो ईरान से कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं। देखिए, ईरान का कच्चा तेल 90% तो खड़ग आइलैंड से निकलता है। बाकी ईरान के 8 पोर्ट्स और भी हैं, बंदरगाह। अगर कोई जहाज सिर्फ ईरान से कच्चा तेल या गैस निकल कर आता है, लेकर आता है, अमेरिका की नेवी उनको इंटरसेप्ट करके रोकेगी और वापस भेज देगी। यानी अमेरिका की नेवी ऐसे किसी जहाज को नहीं रोकेगी जो कि गल्फ कंट्रीज से कच्चा तेल लेके आ रही है। बोला तो कुवैत, अबू धाबी, एक इराक, सऊदी, ओमान, कतार, अगर इन देशों से कच्चा तेल लेकर कोई जहाज बाहर आ रहा है अरब सागर में, तो अमेरिका की नेवी उसको जाने देगी। तो हो क्या रहा है वहां पर, 15 जहाज किस तरह से इतने बड़े महासमुंदर के ऊपर नजर रख सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, जरूर मुश्किल है, क्योंकि अभी तक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय नहीं हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, समझिए एक चाइनीज शिप है। अभी तो अमेरिका भारत के शिप्स को भी रोक सकता है, क्योंकि भारत की भी कुछ शिप्स हैं जो कि ईरान से लोड करके भारत की तरफ कूच करने वाली हैं, ईरानियन क्रूड लेकर, ईरानियन गैस लेकर। तो अगर वो रोकता है, और समझिए चाइनीज जो शिप का कैप्टन है या इंडियन शिप का कैप्टन है, वो अमेरिकन नेवी की बात को अनसुना कर देता है, तो अमेरिका की नेवी क्या कर लेगी? क्या वो चाइनीज शिप पर या भारतीय शिप पर गोले दागेगी? जाहिर बात है, फिर तो बात का बतरंग बन जाएगा। तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अभी तक क्लियर नहीं है। भारत सरकार भी लगातार अमेरिका के विदेश विभाग के संपर्क में है कि बताइए कि अगर भारत का शिप कच्चा तेल लेके ईरान के पोर्ट से आ रहा है तो आप क्या करेंगे? अब अगर अमेरिका उसको इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, भारत का जो कैप्टन है वो कहेगा कि आई हैव बीन, जो अनक्लॉज के नियम है, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के जो नियम है, इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स, उसका तो फिर उल्लंघन हो गया ना। तो मामला इतना सिंपल नहीं है। अगर अमेरिकन कॉम्बेटेंट्स चाइनीज शिप को बोर्ड करते हैं, देखिए हम कहते हैं कि वो अमेरिका अपने मराइन कमांडो को चीन के शिप पे चढ़ा देगा, हेलीकॉप्टर से लैंड करा देगा, और उस गुत्तम गुत्ता में अगर चीन के शिप में जो चीन के मराइन कमांडो हैं उन्होंने फायरिंग कर दी अमेरिका के मराइन कमांडो पर, तो क्या होगा? तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अभी क्लियर नहीं है। 1 या 2 दिन के बाद हमें पता लग जाएगा कि अमेरिका अपनी इस बचकानी हरकत से पीछे हट रहा है।
सर लेकिन अमेरिका की क्या ये बचकानी हरकत, वाकई में अमेरिका इस बात को इतनी गंभीरता से ले रहा है या नहीं ले रहा है? बात तो ये भी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तमाम नीतियां या उनके जो ये कैलकुलेशंस रहे हैं ईरान को लेकर, वो तो बहुत ज्यादा मिस कैलकुलेशंस हो गए और बड़े मिसगाइडेड रूप में चले गए। जहां सर अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, और इसका फायदा कहीं ना, नुकसान तो हुआ ही हुआ, इस पूरे युद्ध में नुकसान तो बहुत को हुआ, चाहे बात ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर जो अन्य गल्फ कंट्रीज हैं, लेकिन फायदा जिनको हुआ उसमें रूस और चाइना सबसे अव्वल हैं। और चाइना तो अब कहा जा रहा है कि भाई वो तो अब ग्लोब मास्टर बनने की कोशिश में है। नैना जी, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, हमारे मित्र जो हैं साथ में पैनल में, ये बड़ी पैनी नजर रखते हैं खाड़ी ही नहीं, पूरे डिफेंस मामले में बड़ी पैनी नजर रखते हैं, और इसलिए इन्होंने जितनी सारी चीजें कही हैं बहुत मायने रखती हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है, जिसमें कि अमेरिका ने एक चोक लगा रखी है, उसमें 2-3 चीजें और चीजें हैं। क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि अगर किसी ने ईरानियन ऑयल या ईरानियन जो क्रूड हैं वो लेके आ रहा है तो उस पे हमारी नजर होगी, उसको हम रोक लेंगे। दूसरा चीज कहा है कि अगर किसी शिप ने ईरान को ये जो पेनल्टी है, जो अगर पेनल्टी है उसको पे करके तब आ रहा है तो हम उसको भी रोकेंगे। अब ये देख लीजिए, ईरान किसी भी और देश के क्राफ्ट को या और देश के क्रूड को, ऑयल को, गैस को अपने हॉर्मुज से गुजरने नहीं देगा जब तक कि वो टोल टैक्स वहां पे नहीं करेगा। तो अगर कोई जहाज वहां पे ओमान का, कतार का है, कुवैत का है, यूएई का है, और वो आने के लिए आज वो $1 पर बैरल जो है वो देने के लिए तैयार है टोल टैक्स। अगर वो दे के बाहर आ रहा है तो अमेरिका कह रहा है कि मैं उसको भी रोकूंगा। तो ये सिर्फ ईरानियन चोक पॉइंट नहीं, ईरानियन पोर्ट पे चोक पॉइंट नहीं है, ये सबों के ऊपर में चोक पॉइंट है, क्योंकि दूसरों को ईरान नहीं निकलने देगा हॉर्मुज से, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइन ऑफ अटैक में है। जो लरक आइलैंड को जो स्कर्ट करके आ रहे हैं ये लोग, वो 5 किलोमीटर के दायरे में है। वहां तो उनका आर्टिलरी, ईरान का आर्टिलरी वहां पे तबाही मचा देगा। तो इसलिए कोई ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, टोल टैक्स देके वो निकलना चाहते हैं और बहुत दिनों से रुके हुए हैं। तो इसके ऊपर भी चोक पॉइंट लगा हुआ है। अनन्या जी, आपने कहा था कि चीनी जहाज निकल गए। आज सुबह की मुझे खबर थी कि 2 चीन के जहाज को वापस भेजा अमेरिका ने। अब अगर आपकी बात सच है तो मतलब फिर वो चीन के जहाज जो हैं उसको अमेरिका ने अनदेखी कर दी है, और इसका एक कारण है, अमेरिका चीन से पंगा नहीं लेगा, ये नोट कर लीजिए आप। अच्छा। चाहे जिस भी प्रिटेक्स्ट पे उसको आने दे, वो उससे पंगा नहीं लेगा, शायद रोक लेगा। और अगर चीन ने अनदेखी कर दी उसके कमांड को, तो कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, क्योंकि चीन की आज के दिन में न्यूमेरिकल सुपेरिटी है सी में, ओशन में। तो वो नेवी का उसका सुपेरिटी है नंबर में, और उसके जहाज वहीं पे ग्वादर में है, सबमरीन है, कुछ डिस्ट्रॉयर्स हैं वहां पे ग्वादर में अभी पार्क किए हुए हैं। तो अगर उसको यहाँ आके अमेरिका को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दिया है कि अगर कोई भी शिप अगर नेवी के द्वारा एस्कॉर्ट है तो हम उस पर फायर करेंगे। अब ये जो धमकी है ये बहुत अजीब है, और इसीलिए आज आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी 40 मिनट ट्रंप से बात की है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि अगर आप नेवी एस्कॉर्ट छोटे छोटे चीजों के लिए, कि कोई और ड्रोन ना आके गिर जाए, कोई और चीज ना आके गिर जाए, उसके लिए हमारे जो जहाज हैं वो पहले भी हमारे नेवी द्वारा एस्कॉर्ट हुए हैं। तो अगर हमारे जहाज पे अगर अमेरिका ने फायर किया तो इसका रिस्पांस क्या होगा? इसीलिए शायद मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज 40 मिनट बात की है। तो यहाँ पे जो मामला है ये काफी क्रूशियल है, मतलब टेंटर हुक आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने इंडियन नेवी पे, शिप पे अगर फायर किया, डुबाने की कोशिश की या उसको डैमेज करने की कोशिश की, तो इंडिया जो है वो उसको चुप नहीं बैठेगा, वहां पे ये रिस्पॉन्ड करेगा। और यही बात है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है ये तो है बड़ी दिलचस्प। आपने हालांकि पहले ही ब्रेकिंग न्यूज बता दी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को भी जरा बता देती हूँ जल्दी से। मिडिल ईस्ट का ये जो तनाव है, इन सारी परिस्थितियों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में फोन पर बातचीत हुई है।
और ये बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है फोन पर बातचीत 40 मिनट तक हुई और इस बातचीत का जो एजेंडा है वो अलग अलग विषय तो है, लेकिन यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है उस पर बातचीत एक तरह से मुख्य तौर से रही। झा सर, प्लीज टू बी कंटिन्यू, बताइएगा कि आखिर ये बातचीत क्या मायने रखती है सर। ये आपका ब्रेकिंग न्यूज था, मैंने दे दिया। मुझे इसका पता था लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे पहले से, इसलिए मैंने इसकी जिक्र की, क्योंकि इसके मायने ये हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो ये ब्लॉकेज का जो मसला है, ये एक नीडस है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। क्योंकि जिस भी नेवी के शिप पे अमेरिका हमला करेगा वो नेवी जरूर रिटालिएट करेगा। और अभी फिलहाल बाकी नेवीज वहां पे नहीं आई हैं, सिर्फ कुछ नेवल शिप्स जो हैं चाइना के ग्वादर में हैं, वो अपने शिप को एस्कॉर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडियन नेवी द्वारा एस्कॉर्ट की गई थी पास्ट में। अभी जो 2 शिप जो आज निकले हैं या कल और आज निकले हैं, आई एम नॉट श्योर ये एस्कॉर्ट किए गए थे, तो इसलिए इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। और तीसरी चीज, आज के दिन में सबसे ज्यादा आहत कौन हो रहा है? यूरोप, क्योंकि यूरोप में सामान नहीं जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बाकी जो 6 कंट्री हैं, इराक ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, यूएई, कतर, बहरीन, सबों के जो तेल सामग्री जो है, क्रूड हैं, ये जो भी जहाज लेके आ रहे हैं उनको ईरान को टोल टैक्स देना पड़ रहा है पहले। लेकिन सर अब तो ये हालात हो गए हैं कि टोल टैक्स दे भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रास्ता पार नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके लिए तो स्थिति चारों तरफ से घिर गए हैं। लेकिन इस बीच ये भी अपने दर्शकों को बताते चले कि टोल टैक्स देने की बात भले ही कही जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ये चाह रहे थे कि जो वसूली की जा रही है, वसूली का आधा जो हफ्ता है या फिर हफ्ता वसूली का जो आधा हिस्सा है वो अमेरिका को जाए। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। ईरान ने कहा कि नहीं, हमारी इतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था चरमराई है, पूरी तरह से बिगाड़ा है, हफ्ता वसूली तो हम ही करेंगे। क्या ये भी बहुत बात दिल पे लग गई यूकी देवनाथ जी अमेरिका को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कब कहाँ कैसे क्या बोल दें। एक तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा देवनाथ सर, मुझे एक बात बताइए, क्या ये हफ्ता वसूली नहीं तो और क्या है? कुछ समय पहले का वो वीडियो भी मुझे याद आता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम यूएस में जो अलग अलग जो एमएनसीज के या फिर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे उनको बुलाया और सबसे पूछा कि अच्छा तुम कितना देने वाले हो, तुम कितना दोगे अमेरिका में, कितना इन्वेस्ट करोगे। वो हफ्ता वसूली का ही एक तरीका है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका एक बहुत ही अजीबोगरीब देश है। वहां पर ओपन डिक्लेरेशन के बाद कोई भी किसी को कुछ भी दे सकता है। वहां पे जैसे रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेट्स हैं, जैसे अभी वहां पर मिड टर्म के लिए सारे डोनर्स जो हैं लाइन लगा के डोनेशन दे रहे हैं। वहां पर अभी फंड रेजिंग का सीजन है मिड टर्म इलेक्शन के पहले। तो वहां पर बहुत अद्भुत सिस्टम है कि डिक्लेयर करना पड़ता है एक कंपनी को या संस्था को, और वो रिपब्लिकन्स को या डेमोक्रेट्स को या किसी को भी फंडिंग कर सकते हैं। किसी भी अमेरिका में एक और बाय लॉ लॉबीज को फंड करना वहां ऑफिशियली परमिटेड है। जैसे समझिए, वहां पे एक लॉबी है, वो चाहती है कि गोल्ड की कीमत बढ़ जाए। एक और लॉबी है, वो चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर कम टैक्स लगाया जाए। तो ये जो लॉबिस्ट होते हैं, ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड होते हैं, छुप के नहीं काम करते, और इनको फंडिंग करने वाले होते हैं। जैसे गोल्ड लॉबिस्ट जो को गोल्ड के जो संस्थाएं वो फंडिंग करती हैं, एकदम ओपन ट्रांसपेरेंसी होती है। आपको मैं बताऊं नैना जी, आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की एम्बेसी वहां लॉबिस्ट को पैसा देती है ताकि वो कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए फेवरेट पॉइंट डिस्कस करे। चलो मैं एक चीज बता देता हूं कि सीक्रेट नहीं है। अब भारत की एम्बेसी ने भी वहां लॉबिस्ट को हायर किया है। हम भी अमेरिका में लॉबिस्ट को पेमेंट करते हैं ताकि हमारा जो लॉबिस्ट है अमेरिका में, भारत से पेमेंट लेने के बाद वहां पे कांग्रेस में भारत के प्रति एक अनुकूल माहौल बनाए। बहुत ही अद्भुत अजब देश है अमेरिका। सही, ये अलग ही इकोसिस्टम क्रिएट करके रखा है। मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती चलूं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, अब अमेरिका से अलग थलग लोग होते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल पर भी अब नाराजगी जताई जा रही है। जैसे इटली ने अब इजराइल के साथ में अपना रक्षा समझौता
रोक दिया है। इटली ने इजराइल से अपना रक्षा समझौता रोका। जॉर्जिया मेलोनी ने सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो हालात हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल के साथ अपने रक्षा समझौते को फिलहाल रोका जाता है। दरअसल ये रक्षा समझौता हर 5 साल में रिन्यू होता है। अब वक्त था रिन्यू होने का, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने क्लियर कट मना कर दिया। उसकी 2 बड़ी वजह बताई गई। एक तो अमेरिका की तरफ से या खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोप पर जो विवादित बयान दिया गया वो, और उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना लेबनान में दरअसल संयुक्त राष्ट्र की जो शांति सैनिक हैं उनके काफिले पर बड़े हमले करता है, और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। लेबनान के नागरिकों पर जो हमले हैं वो इटली का कहना है कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अब रक्षा समझौते क्लियर कट मना कर दिए, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा चिढ़ गए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जल्दी से जान लीजिए। अब मेलोनी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। मेलोनी को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई मेलोनी को मैं गलत समझता था, लेकिन अब मुझे लगता था कि उनमें साहस है, लेकिन मेलोनी हार गई। ईरान 2 मिनट में इटली को उड़ा सकता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। आप ये मान के चलिए जिस तरह से इटली की तरफ से इजराइल के साथ में अपने रक्षा समझौते खत्म कर दिए गए, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान 2 मिनट में इटली को उड़ा सकता है। मुझे लग रहा था कि इटली में दम है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी में दम है, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। जल्दी से यूके देवनाथ जी इस परिस्थिति को भी लेकर बताइएगा। अलग अलग बातें कही जा रही थी कि अगर इटली की तरफ से रक्षा समझौता अगर रोका गया तो वो पोप पर की गई टिप्पणी थी। लेबनान में जिस तरह से यहाँ पर हमले हो रहे हैं उस पर को लेकर भी नाराजगी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही हास्यास्पद बयान है। इटली जो है लगातार इस युद्ध के शुरुआत के दिनों से ही अमेरिका के खिलाफ था कि अमेरिका ने क्यों बमबारी चालू की ईरान पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। इटली, फ्रांस, स्पेन, ये सारे अमेरिका के खिलाफ है कि बमबारी क्यों शुरू की गई। और जब बात आई कि नेटो कंट्रीज को ज्वाइन करना चाहिए अमेरिका को ईरान का घेराबंदी करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, तो यही अग्रणी देश थे इटली, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड, जिन्होंने कि अमेरिका का विरोध किया था। अभी हो क्या रहा है, ईरान इटली को अपना मित्र देश मानता है। आप हैरान हो जाएंगे, ईरान की जो IRGC है, अगर इटली का शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहा है तो IRGC उसको बिना किसी खतरे के निकलने देती है, क्योंकि अब ईरान के डेफिनेशन में इटली एक मित्र देश बन गया है। क्योंकि इटली जो है वो अमेरिका के विरुद्ध बयान दे रहा है, और क्योंकि इटली ईरान के सपोर्ट में भी बयान दे रहे हैं। इसी तरह से अब कल और परसों आप खबर आएगी कि फ्रांस और स्पेन, इन दोनों देशों के शिप्स को भी IRGC स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने दे रही है, क्योंकि अब ईरान मानता है कि फ्रांस और स्पेन भी अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं और ईरान के मित्र देश हैं। जी जी इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं बता देती हूँ, फिर मैं जासर का रिएक्शन ले रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि ईरान की अरब देशों से मुआवजे की मांग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, UN में ईरान के राजदूत अमीर सईद ने दरअसल मांग की है बहरीन, कतर, सऊदी और जॉर्डन से कि हमें मुआवजा दिया जाए। युद्ध में अरब देशों की जमीन का इस्तेमाल किया गया था ईरान पर हमले करने के लिए, और अब इसीलिए उसकी भरपाई अब इन तमाम अरब कंट्रीज को करनी होगी। आप ये समझिए, कुछ समय पहले ऐसी ही मांग खासतौर से कतर की तरफ से कही गई थी। कतर की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से ईरान ने बड़े हमले किए, अब उसका मुआवजा दे। अब एक तरह से ईरान जिस तरह से नुकसान हुआ है, लेकिन जासर ये तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, नुकसान दोनों तरफ से पहुंचाया जा रहा है। अब दोनों भरपाई करने के लिए एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं फिलहाल। हालांकि भरपाई होगी नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन जो जख्म दिए क्या वो कभी भर पाएंगे? देखिए, भरपाई का मामला जो है वो ईरान इसलिए इंसिस्ट कर रहा है कि ये खाड़ी के देश दें, क्योंकि ईरान जानता है अमेरिका कॉम्पनसेशन नहीं देगा। अमेरिका ने वियतनाम को तबाह कर दिया, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। अमेरिका ने जापान पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। इराक को खत्म कर दिया, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। तो सीरिया को खत्म कर दिया, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। तो इसलिए अमेरिका की हिस्ट्री में कॉम्पनसेशन देना नहीं है। अब ईरान किससे कॉम्पनसेशन ले सकता है, क्योंकि ईरान का डैमेज बहुत हुआ है, बहुत डैमेज हुआ है, जो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पूरी की पूरी एयरफोर्स
एयर डिफेंस सिस्टम वो खत्म हो गई उसकी। क्या उसके जो सरफेस नेवी है, सरफेस नेवी मतलब एबव द सरफेस की बात कर रहा हूँ, चाहे शिप हो जी चाहे जी। और फास्ट बोट्स हो, डिस्ट्रॉयर्स हो, ये सारे खत्म कर दिए हैं लगभग। सिर्फ उसके जो कि ईरान के इंटरनल वाटर में तीन या चार लेयर होते हैं वाटर्स के। एक होता है इंटरनल वाटर, दूसरा होता है टेरिटोरियल वाटर, तीसरा होता है कंटिगुअस जोन, चौथा होता है इकोनॉमिक जोन। तो उसमें से जो पहला दो है इंटरनल वाटर, वही शिप जो ईरान के इंटरनल वाटर में आईआरजीसी की देखरेख में छुपे हुए हैं वही बचे हैं, नहीं तो और भी बचे हैं। ईरान के पास में लेकिन 16 सर ये तो वही बात हुई कि अमेरिका सबको नष्ट कर देगा, कॉम्पनसेशन नहीं देगा, उनसे उगाही करता रहेगा। भाई अमेरिका पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए जा सकते? अमेरिका की दादागिरी गुंडागिरी कब तक चलेगी? कुछ तो ऐसी व्यवस्था हुआ है। ऐसे तो अमेरिका का जब मन चाहे, जब अलग अलग, आप ही ने बताया, अलग अलग साल बदलते चले गए, लेकिन तबाही और तबाही मचाने का पैटर्न तो अमेरिका का बिल्कुल वही है। नैना, तुलसीदास जी ने आज से 2500 साल पहले कहा था, समरथ पे नहीं दोष गोसाई। तो अब अमेरिका के पास में लाठी है तो भैंस भी उसी के है। अब अमेरिका जो अभी यहाँ जो कुछ भी कर रहा है वो तो बिल्कुल दादागिरी है ना। और यहाँ पे ये अकेला नहीं है, इसके पहले वो वेनेजुएला में कर चुका है, इसके पहले वो क्यूबा को ब्लॉकेट कर रखा है पिछले लगभग साल भर से, ब्लॉकेट कर रखा है पिछले साल भर से। लेकिन कहीं पे कोई आवाज नहीं उठ रही है। यूएन में बात जाती है, यूएन जानते हैं आज के दिन में वो यूएन के पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो ये वहां पे कर चुका है, उसने ग्रीनलैंड को धमकी दे रखी है, उसने और भी बहुत सारे तहस नहस करने का, वर्ल्ड को तहस नहस करने के लिए अमेरिका आज ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ रखा है जिसका कि वर्णन किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलते हैं इसको लेके शायद अब हम लोग भी कभी कभार कतराते हैं कि क्या इस पे चर्चा हम लोग करें, क्योंकि उसके स्टेटमेंट में परस्पर विरोधाभास हैं और उसका कोई मायने नहीं होता है, मतलब सिर पैर नहीं है। तो बिना सिर पैर की बातें अगर ट्रंप करता है तो क्या बताए हम लोग उसके ऊपर में क्या हम लोग चर्चा करें। तो ट्रंप को छोड़ दीजिए, आने वाले दिनों में जब कोई एक पीएचडी का थीसिस लेगा कि ट्रंप एंड हिज पॉलिटिक्स, तो इतनी सारी चीजें हास्यास्पद आएगी आपके सामने में कि एक ये जोक बन जाएगा, शायद एक सीरीज, टेली सीरीज की बन जाए। तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ जो गूढ़ स्थिति है कि आपने पूरे विश्व को टेंटर हुक पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पे एक बुलेट, एक मिसाइल, एक कोई हमला किसी नेवी पे, पूरा विश्व शुरू कर देगा यहाँ पे। क्योंकि इस सारे जो सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, इंडिया रीजनल पावर है, रशिया रीजनल पावर है, तो सब लोग आके इसमें लग जाएंगे। तो इसीलिए इसकी ग्रेविटी को देखिए। और मैं भगवान से मनाता हूं कि ये एस्केलेट एस्केलेट ना हो, कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि ये लोग थोड़ा सा कहीं शांति को लेके आगे बढ़े और जो मामला अटका हुआ है उसको निकाले, उसको। और सर बात ये कि एस्केलेट बार बार किया जाता है यहाँ पर, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप तो कभी कोई और, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति है वो तो यूएस की हमेशा से यही रही है। और जो बड़ी चिंता का विषय है, क्या 21वीं सदी में भी ऐसे हालात रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती चलूं। यहाँ पर बातचीत का दौर आज शुरू हो ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान के ज्वाला इलाके में बड़ा हमला हो चुका है। इजराइल की तरफ से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक के बाद में जमकर तबाही का मंजर नजर आया। कैसा है मंजर देखिए, चारों तरफ सिर्फ तबाही है, पूरे इलाके में मलबा ही मलबा है। जो इमारतें थी वो मलबे में ढेर हो चुकी हैं और यहाँ पर सिर्फ तबाही का आलम नजर आता है। आग की लपटें नजर आती हैं। एक बार फिर से आसमान से मौत बरसाई है इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। और ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है। दक्षिणी लेबनान इलाके में लगातार पहले भी कई बड़े हमले किए जाते रहे हैं। इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिन जगहों पर वो हमले कराए दरअसल ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। लेकिन यूकी देवनाथ जी, क्या ये हिजबुल्लाह के ही ठिकाने हैं? क्योंकि जिस तरह से बार बार हमले किए जाते रहे, दावे किए जाते रहे इजराइल की तरफ से, हिजबुल्लाह के नाम पर आम जनता को निशाना बनाया गया, पूरा लेबनान बर्बाद होने की कगार पर है। जी हाँ नैना जी, दक्षिणी लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वो कहाँ होंगे? जाहिर बात है ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है। तो ये जो लेबनान की आर्मी है उससे अलग सेटअप है। लेबनान की आर्मी यानी बेरूत में जो सरकार है उन्होंने काफी बार कोशिश की कि हिजबुल्लाह को
कंट्रोल किया जाए, हिजबुल्लाह को नष्ट किया जाए, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अब हिजबुल्लाह रहता कहाँ है ये समझना पड़ेगा। हिजबुल्लाह वहाँ के गाँव में रहता है, शहरों में रहता है। इनकी कोई ऑर्गेनाइज्ड यूनिट नहीं होती है कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को रखेगा या अपने अस्त्र-शस्त्र और रॉकेट्स, मिसाइल को रखेगा। वो हर घर में किसी घर से उनका बेटा हिजबुल्लाह का गुरिल्ला है, तो किसी घर से उसका पति हिजबुल्लाह का हिस्सा है। तो होता क्या है कि एक भाई जो है सोशल फिनोमेना है कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट करता है जो उसकी बहन ने बना के दिया है, फिर वो अपना जो AK-47 है उठा के जाता है हिजबुल्लाह वो हिजबुल्लाह का मेंबर है, लड़ने जाता है, लड़ लड़ा के शाम शाम को घर वापस आता है, उसकी बहन फिर से उसको रोटी बना के खिलाती है। आपको वहां पर सोच जाकर देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह जो समाज का हिस्सा है, तो वहां हम कहाँ गिराए जा रहे हैं। वहां बस इजराइल को एक खबर कहीं से मिलनी चाहिए कि एक बिल्डिंग के नीचे हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके हैं या फलानी बिल्डिंग के नीचे हिजबुल्लाह ने अपना रॉकेट लॉन्चर लगाया हुआ है, और उसके बाद ईरानियन एयरफोर्स जाती है उस बिल्डिंग पर बड़े-बड़े बॉम्ब गिराती है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि जब ईरान के रॉकेट गिरते हैं या जब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरते हैं, आप देखेंगे पूरे 10 मंजिला बिल्डिंग धराशायी नहीं होती है। ईरान के रॉकेट जब गिरते हैं, हिजबुल्लाह के रॉकेट जब गिरते हैं, हाँ। तो वहां पर आप देखेंगे शीशे टूट गए हैं, सड़क में 1 फुट का गड्ढा हो गया है। लेकिन जब इजराइल के बॉम्ब्स गिरते हैं, पूरी 10 मंजिली बिल्डिंग धराशायी हो जाती है क्योंकि इनके वॉरहेड बड़े होते हैं। जी 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 सर। और इस बीच चलिए मैं एक और बड़ी खबर में आ रही हूँ झा सर। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, ईरान की घेराबंदी के लिए अब बड़ी तैयारी की जा रही है। स्वीट शील्ड लॉन्च किया जा रहा है ऑपरेशन। ईरान की घेराबंदी अब खास तरीके से की जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की घेराबंदी के लिए ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसके तहत 150 से ज्यादा विमान, लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं। 15 से ज्यादा युद्धपोत पनडुब्बियां भी तैनात की जा रही हैं। अमेरिका लगातार दबाव बनाने में जुटा हुआ है ईरान पर, ईरान को झुकाने के लिए, ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए और हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए अब ये नए ऑपरेशन को लागू करने की कोशिश है। ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड लागू करने की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। जी झा सर, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं बता रहा था, जो देवनाथ जी भी बता रहे थे, आपके सवाल का जवाब दे रहे थे, उसमें मैं एक चीज ऐड कर रहा था कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल की स्थिति क्या है। आप याद कीजिए, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ था यूएन चार्टर के अंदर में कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में सीज फायर करी गई थी। उसमें 3 क्लॉज थे बड़े स्पष्ट। एक, लेबनान की जो फौज है, they will prevail on Hezbollah not to start again arming the South Lebanon. दूसरा, वहां पे पीस कीपिंग फोर्स भी जो है वो तैनात है और वो भी इंश्योर करेंगे कि हिजबुल्लाह अपना कहीं पांव नहीं फैला रहा है। और अगर इसमें कहीं पे त्रुटि हुई है, वायलेशन हुआ है, तो इसराइल के पास में अधिकार है कि वो अपना स्टेप ले। तो अभी जो देख रहे हैं आप इसको उस नजर से देखिए, क्योंकि जितने अड्डे हिजबुल्लाह के तबाह किए गए हैं, चाहे वो सदर्न लेबनान की बात हो, लितानी रिवर के नॉर्थ की बात हो, या फिर आप बेरूत की बात कर लीजिए, जो 10 मंजिला मकान गिरते हुए देखा था, उसमें 40 मिनट पहले उनको वार्निंग दी गई थी कि ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली है, आप लोग जितने सिविलियंस हैं निकल जाइए। लेकिन फिर भी पे उसमें 250 लगभग लोग या उससे ज्यादा लोग उसमें रहे। और यहीं पे देवनाथ जी की बातें जो हैं वो आप याद कीजिए कि हर फैमिली का कोई न कोई सदस्य जो है वो या तो हिजबुल्लाह के साथ में है या किसी और कट्टरवादी संस्थान के अंदर में है, या और कुछ नहीं तो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल वहां पे वो भी है, तो उसका मेंबर है। तो ये जो चीजें हैं लगभग हर घर का वहां पे बंदा मौजूद है। जी। और हिजबुल्लाह का एक और आप चरित्र देख लीजिए। आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2020 या 2021 में जो ब्लास्ट हुआ था, बेरूत ब्लास्ट, उसमें 43,000 टन जो एक्सप्लोसिव था, अमोनियम नाइट्रेट, वो जला था, उसमें विस्फोट हुआ था। और वो नाइट्रेट किसका था? वो सारा अमोनियम नाइट्रेट हिजबुल्लाह का था। तो
हिजबुल्लाह की एक चरित्र रहा है, उनका जो आतंकवादी गतिविधि है वहां चलता रहा है, सर वहां यही उसके तो एक रूट्स। तरह से प्रॉक्सीज रहे हैं और यही प्रॉक्सीज बड़ी चुनौती देते रहे हैं ना सिर्फ इजराइल को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, और इसीलिए अमेरिका और इजराइल हाथ धो के पीछे पड़े हैं, चाहे बात वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हुती विद्रोही हो। ये तमाम ऐसे अलग अलग प्रॉक्सीज की बड़ी तस्वीरें भी नजर आती रही, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध आगे लंबा चला तो ये प्रॉक्सी वॉर, रीजनल वॉर बहुत बड़े व्यापक स्तर पर नजर आएगी, जिसको शायद कंट्रोल कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वेल सर, आप दोनों ही मेरे साथ में जुड़े, इतने वैल्यूएबल कमेंट्स और आपने एनालिसिस किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात ईरान की कर ली जाए। ईरान दुनिया के सबसे बड़े स्वयंभू चौधरी की हेकड़ी निकालने वाला देश बन चुका है। वो मुल्क जिसे मिटाने के लिए 37 सालों तक साजिशें रची गई हैं, जिसे घुटनों पर लाने के लिए पाबंदियों की बेड़ियां डाली गई हैं, जिसके अर्थव्यवस्था को कुचलने की कोशिशें हुई, जिसके लीडर्स को मार दिया गया, लेकिन आज उसी राख से एक ऐसा फिनिक्स निकला जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। ईरान की बात हो रही है। अमेरिका जिसे कट्टरपंथ कहता था, आज उसी ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। विज्ञान हो, तकनीक हो, सच्चाई, इन तमाम अलग अलग दम पर ईरान ने यह साबित किया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो सुपर पावर को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। दुनिया के पावर मैप को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये नक्शा बदलने वाला है। जिस ईरान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में डाला, जहां उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देशों की कतार में उसे खड़ा किया गया, आज उस ईरान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जिसे तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, आज वही ईरान खाड़ी देशों को अमेरिका की गुलामी से मुक्ति दिला रहा है। हैरान मत होइए, ये आंकड़े ईरान की हकीकत है। जब दुनिया ने उसे दवाइयां देने से मना कर दिया तो ईरान ने खुद को डॉक्टर बना लिया। 40% साक्षरता को खींचकर 90% पर ले गया। लोग कहते थे ईरान भूखा मरेगा, लेकिन उसने अपनी औसत उम्र को 55 से बढ़ाकर 75 साल कर दिया। यह है विज्ञान और तकनीक की वो ताकत जिसके आगे वाशिंगटन की हर चाल फेल हो गई। ईरान के पास वो खजाना है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 208 बिलियन बैरल का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व। दुनिया का 15% गैस अकेले ईरान के सीने में दफन है। और सबसे बड़ी ढाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां ईरान की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पश्चिम के देश ईरान को कम आंकने की गलती कर रहे थे, लेकिन ईरान ने लैब में बैठकर दुनिया का गणित बिगाड़ दिया। आज ईरान नैनो टेक्नोलॉजी में दुनिया में 5वें नंबर पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बायोटेक, एरोस्पेस और न्यूक्लियर साइंस में ईरान आज ऊंचाइयों पर है, जहां पहुंचने का सपना कई यूरोपीय देश अभी भी देख रहे हैं। 60% न्यूक्लियर इनरिचमेंट यानी ईरान अब परमाणु शक्ति बनने के बिल्कुल करीब है। ईरान की असली ताकत उसकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं, बल्कि वो $1 ट्रिलियन का गैप है जो प्रतिबंधों की वजह से दबा हुआ था। सोचिए, अगर ये पाबंदियां हट जाएं, तो ईरान का कद क्या होगा। अमेरिका का डर जायज है, क्योंकि उसने एक शेर को पिंजरे में बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन उस शेर ने अब पिंजरा तोड़ दिया है। विज्ञान और सच्चाई की इस जंग में फिलहाल ईरान 20 साबित हो रहा है। अमेरिका का सरेंडर और ईरान का उदय ये सिर्फ एक देश की जीत नहीं, बल्कि पश्चिम के अहंकार की हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर नाकेबंदी को लेकर सेंटकॉम के हवाले से इस समय की बड़ी खबर है। 24 घंटे में कोई भी जहाज
पार नहीं कर पाए हैं हॉर्मुज, ये बात कही गई है। 6 व्यापारिक जहाजों को अमेरिका ने वापस लौटा दिया है। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नाविक ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, ये बात भी सेंटकॉम की तरफ से कही गई है। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नाविक लगातार ऑपरेशन में तट पर हैं और ये स्पष्ट कहा है कि 24 घंटे हो गए, कोई भी जहाज अभी तक हॉर्मुज पार नहीं कर पाया, यानी कि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसकी नाकेबंदी कारगर साबित हो रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी की। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की जांच करना भी शुरू कर दिया, जिससे दुनिया भर में टेंशन एक बार फिर बढ़ चुकी है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की। ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान कर दिया गया। इसके लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा तैनात किया। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए ईरानी बंदरगाहों के पास 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए। इनमें F-35B जेट और MV-22 ऑस्प्रे विमान शामिल है। हॉर्मुज को लेकर अब भी दुनिया में हाहाकार मचा है। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट बहुत बड़े स्तर तक बढ़ सकता है। हॉर्मुज ब्लॉक करने के ऑपरेशन में एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली भी शामिल है। यह युद्धपोत F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट और MV-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट से लैस है। ये तैनाती अरब सागर में ईरानी तटीय इलाकों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की एक बड़ी सैन्य मुहिम का हिस्सा है। US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि ये नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। इसे ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी जहाजों पर लागू किया जा रहा है। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक USS त्रिपोली अरब सागर में चलते हुए रात में उड़ान भरने का अभ्यास कर रहा है। USS त्रिपोली को बिना किसी पारंपरिक वेल डेक के डिजाइन किया गया है। इसमें अधिक F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर, MV-22 ऑस्प्रे विमान और हेलीकॉप्टर और रखरखाव के लिए अतिरिक्त जगह मिल पाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाकेबंदी को लेकर कहा कि इस दौरान उसी किल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा जो ड्रग तस्करों के खिलाफ किया जाता है। अमेरिकी सेना ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोककर जांच कर रही है। खासकर उन जहाजों पर नजर रखी जा रही है जो ईरान को टोल देते हैं। अमेरिका ने ऐलान किया कि जो जहाज ईरान को गैर कानूनी टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी खबर, ईरान युद्ध से रूस की कमाई दोगुनी हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के हवाले से बड़ी खबर आई है। मार्च में तेल से होने वाली कमाई अब दोगुनी हो गई है। रूस की तेल से होने वाली कमाई अब 19 अरब डॉलर की हो गई है। रूस से तेल का निर्यात एक तरह से बढ़कर 7.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो चुका है। ये IAEA की एक रिपोर्ट है। IAEA का ये कहना है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, आप ये समझिए, कुछ समय पहले ये वही रशिया है, वही रूस है जिस पर अमेरिका की तरफ से तमाम पाबंदियां लगाई गई थी और पाबंदियों का नतीजा ये रहा कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डूब गई, क्योंकि उसका आयात निर्यात पूरी तरह से प्रभावित था। लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ में इजराइल और अमेरिका की ये जंग कैसे रशिया के लिए बहुत विन विन कंडीशन लेकर आई, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पाबंदियां हॉर्मुज स्ट्रेट पर पहले थी तो अमेरिका को रशिया को परमिशन देनी पड़ी, रास्ता खोलने के लिए रियायतें देनी पड़ी और रियायतों का फायदा रशिया ने ऐसे उठाया कि उसकी जो कमाई थी वो दोगुनी हो गई। मिडिल ईस्ट की आग में 40 दिनों तक बारूद तो बरसता रहा। इजराइल ईरान आमने सामने रहे। अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ था। दुनिया को यह लगा कि ट्रंप इस युद्ध से अमेरिका को सुपर पावर नंबर 1 बना देंगे, लेकिन आज
जो सच आप जान रहे हैं वो सच आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सच्चाई ये कि इस जंग में अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि जबरदस्त घाटा हुआ है, करीब 7.5 लाख करोड़ का। अमेरिका के इस युद्ध में एक तरह से ये पूरी राशि स्वाहा हो गई है। तो फिर सवाल ये कि अगर अमेरिका लुटा, कमाया किसने? इस महासंग्राम की असली मलाई आखिर खाई किसने है? तो वो जवाब है रूस और चीन। बगैर एक गोली चलाए पुतिन और शी जिनपिंग कैसे इस जंग के सबसे बड़े प्रॉफिट मेकर बन गए हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जो आपको चौंका देगी। युद्ध की आग मिडल ईस्ट में लगी, लेकिन रोशनी मॉस्को में हुई जब होर्मुज की घेराबंदी हुई और वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई रुकी तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और यहीं से शुरू हुआ व्लादिमीर पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों की बदौलत रूस के खजाने में 45 अरब से लेकर 151 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त इनकम होने जा रही है। यानी दुनिया महंगाई से करहाती रही और रूस तेल बेचकर नोट छापता रहा। अब बात ड्रैगन की। चीन ने इस युद्ध में वो किया जिसे कूटनीति का गोल्डन रूल कहते हैं। जब ईरान पर पाबंदियां बढ़ी, वो अलग थलग पड़ा, तो चीन ने ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल और गैस का सौदा पक्का कर लिया। युद्ध के संकट के बीच चीन को कौड़ियों के भाव ऊर्जा मिली, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रॉकेट बन गई। इतना ही नहीं, रूसी बाजार से जब पश्चिमी कंपनियां भागी तो वहां चीनी कारों, मोबाइल और लैपटॉप का कब्जा हो गया। बिना युद्ध लड़े चीन ने दो देशों के बाजारों को अपनी जेब में डाल लिया। फायदा सिर्फ पैसों का नहीं, रणनीति का भी हुआ। इस जंग ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटाकर मिडल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। ट्रंप को अपने सैन्य संसाधन, खुफिया एजेंसी और राजनीतिक ताकत को इजराइल, ईरान के बीच झोंकना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? यूक्रेन में रूस को खुली छूट मिल गई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को राहत। अमेरिका जब खाड़ी में उलझा था, तब चीन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान के पास अपनी सक्रियता बढ़ा दी। अमेरिका 2 मोर्चों पर फंसा और रूस चीन अपनी अपनी चालें चलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर पर क्यों राजी हुए? क्योंकि अमेरिका का 80 बिलियन डॉलर यानी 80.4 अरब डॉलर खर्च हो चुका है। अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त थी और उधर रूस चीन मजबूत हो रहे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक रणनीतिक जाल साबित हुआ, जहां खर्चा अमेरिका ने किया और मुनाफा उसके प्रतिद्वंदियों ने उठाया। आज अमेरिका की विश्वसनीयता दांव पर है और रूस चीन वैश्विक शक्ति के नए केंद्र बनकर उभरे हैं। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूस और चीन ने बिना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक चोट पहुंचाई है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस 40 दिन की जंग ने दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया। अमेरिका की जेब खाली है और रूस और चीन की तिजोरियां लबालब है। क्या ट्रंप अब इस मुकाम की भरपाई कर पाएंगे या फिर ये मिडल ईस्ट के बहाने अमेरिका के पतन की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता विफल होने के बाद रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। इस बीच पुतिन ने एक ऐसा प्लान पेश किया जिसे लेकर अमेरिका फंस सकता है। आखिर वो प्लान क्या है और अमेरिका कैसे परेशान हो रहा है रूस की इस पेशकश से, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही।
मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे तबाह हो गए। इजराइल में हर तरफ बर्बादी का आलम है। तो वहीं तेल बेच कर अमीर हुए खाड़ी देश टेंशन में आ गए, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने उनके अहम ठिकानों को भी तबाह कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हुआ तो दुनिया ने राहत की सांस ली। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों और गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वार्ता विफल होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। रूस की ओर से कहा गया कि सशस्त्र संघर्ष दोबारा न हो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस संकट को सुलझाने में हर संभव मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे अहम मुद्दा परमाणु हथियारों का रहा। दरअसल ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो करीब 60% तक संवर्धित है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान ये तो कह चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसका दावा है कि परमाणु संवर्धन उसका हक है और वो शांति कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा। मिडिल ईस्ट में परमाणु महायुद्ध की आशंकाओं के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया कि ट्रंप प्रशासन ही चकरा सकता है। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव दिया है कि रूस ईरान के पास मौजूद सारा संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने के लिए तैयार है, ताकि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। ये पुतिन की ओर से एक ऐसा रणनीतिक सेफ्टी वॉल्व है जो न केवल ईरान को अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचा सकता है, बल्कि जंग के सबसे बड़े डेडलॉक को खत्म कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कर दिया है कि ये प्रस्ताव नया नहीं है, बल्कि पुतिन पहले भी इसे अमेरिका और दूसरे देशों के सामने रख चुके हैं। पेस्कोव के मुताबिक ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। उधर ट्रंप प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। उसके लिए ये प्रस्ताव एक बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह है। अगर ईरान का सारा यूरेनियम रूस चला जाता है तो इजराइल और अमेरिका के पास ईरान पर हमला जारी रखने का सबसे बड़ा तकनीकी आधार खत्म हो जाएगा। शांति प्रस्ताव के तहत ईरान को अपने यूरेनियम भंडार को रूस को सौंपना होगा, ताकि वो हथियार बनाने लायक स्तर तक न पहुंच सके। बदले में रूस ये सुनिश्चित करेगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक ऊर्जा तक सीमित रहे। रूस के इस ऑफर के बाद अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि क्या वो पुतिन के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं। अगर ट्रंप इस डील को ठुकराते हैं तो दुनिया ये मान लेगी कि वाशिंगटन का मकसद परमाणु शांति नहीं, बल्कि ईरान में पूरी तरह से तख्ता पलट करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।